नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड, साहित्य के खजाने से कुछ अनमोल कहानियाँ। आइए मालती जोशी जी की लिखी एक और कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है कड़वा सच। दूसरे मेहमानों के साथ जब रजनी ने भी अपना सामान बांधना शुरू किया तो मैंने उसे आड़े हाथों लिया। यह कोई शराफत है? यह तो हुआ नहीं कि 4 दिन पहले से आकर मेरा हाथ बटाती। ऐन बारात चलने के वक्त महारानी टैक्सी से उतरी हैं और अब जाने के लिए भी सबसे पहले तैयार खड़ी हो। हद है। ऐसी कौन सी नौकरी है ये जिसमें छुट्टी का प्रावधान नहीं है? छुट्टियां तो मेरी सबकी सब बकाया है रे। पर क्या मियाँ की याद आ रही है तो साथ लाना था ना। मैंने तो सपरिवार आने को कहा था। एक तो मुंह उठाए अकेली चली आई और अब नखरे दिखा रही हो। कोई टेलीफोन नंबर हो तो दे दो। मैं अभी कोकिल जी को फोन लगाती हूँ। पागल हुई हो? ये कोई मेरी उम्र है उनके लिए बिसुरने की। मैं तो पिंकी के लिए जल्दी मचा रही थी। क्यों, उसे क्या हुआ? होना क्या है, एक आध बिटिया होती तो पता चलता लड़की को घर छोड़कर आते हुए कैसा लगता है। तो उसे भी ले आती ना। मेरा बेटा तो बहन के लिए तरसता ही रह गया। यहाँ जो भी आई सब शादीशुदा थी। बस दिन भर अपने बच्चों को टांगे हुए पति के आगे पीछे डोल रही थी। दूल्हे के पास घड़ी भर बैठने को किसी को फुर्सत ही नहीं थी। ना कोई हंसी न मजाक। सच पिंकी आती तो रौनक हो जाती। नेहा को भी साथ हो जाता। उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं ना, इसलिए तो साथ नहीं ला सकी। उसे लेकर आती तो फिर मुझे कोई चिंता ही नहीं थी। तुम जितने दिन कहती मैं रुक जाती। वैसे अब भी तुम्हारा चिंता करना फिजूल है। घर पर पिंकी अकेले थोड़े ही है। उसके भाई हैं, पिता हैं। फिर चिंता कैसी? वह एक कसैली सी हंसी हंसती। लड़कों का कोई भरोसा होता है? हवा की तरह इधर से आए और उधर निकल गए। और उनके पिता, वे तो बच्चों से बदतर हैं। बिना कहे सुने घर से गायब हो जाएंगे तो आधी रात घर लौटेंगे। और घर में रहेंगे तो अपने जैसे 4 निठल्लों को जोड़ लेंगे। हम माँ बेटी चाय बना बनाकर हलकान हो जाती हैं। ऐसे ऐसे नमूने इकट्ठे कर लेते हैं कि देखकर उपकाई आती है। मुझे एकदम हंसी आ गई। वह चिढ़ गई। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की तो बात ही है। तुम शायद भूल गई कि कभी ऐसे ही नमूनों पर तुम जान छिड़कती थी। मुझे खूब याद है। भूलने की मोहलत ही कहाँ मिली है। एक नमूना तो जिंदगी भर के लिए गले में बांध लिया है। इसलिए तो डरती हूँ मेरा बस चले तो उन लोगों की छाया भी पिंकी पर न पड़ने दो। मेरा जो हुआ सो हुआ, अब उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हो। मैं हैरत से उसे ताकती रह गई। क्या यह रजनी बोल रही है? क्या इसी रजनी ने कोकिल जी के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था? घर से भागकर शादी की थी उसने। घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। कोकिल जी के विजातीय होने पर उन्हें इतनी आपत्ति नहीं थी, पर उनके कवि होने पर सख्त ऐतराज था। ऐसे लोगों को वे घर गृहस्थी के लायक नहीं समझते थे। पर उस समय रजनी ने बड़ी दिलेरी से कहा था, मैं तो चाहती ही नहीं कि वे घर गृहस्थी के चक्कर में पड़े। मैं तो चाहती हूँ कि वे दीन दुनिया से बेखबर होकर बस लिखते रहें। रही खर्च की बात, तो 2 आदमियों का खर्च होता ही कितना है। उतना तो मैं भी कमा सकती हूँ। आखिर मेरी डिग्री किस दिन काम आएगी। रजनी का वह तेज, वह दर्प कहाँ बिला गया। यह तो उस पुरानी रजनी की परछाई भी नहीं लगती है। कैसी बुझ सी गई है। एक बात अच्छी हुई कि मेरे बहुत मनाने पर वो 2-4 दिन रुकने के लिए राजी हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई। भीड़ भाड़ में ढंग से बात भी नहीं हो पाई थी। मुझे तो लग रहा था जैसे बरसों हो गए हैं। हम लोगों ने जी भरकर बातें ही नहीं की हैं। इंदौर तो मैं अक्सर आती रहती हूँ, पर मेरा पूरा वक्त रिश्तेदारियां निभाने में ही बीत जाता है। रजनी भी अपनी नौकरी, अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। पहले की सी फुर्सत अब दोनों के पास नहीं है। इसके बावजूद जब कभी मिलना हुआ, हमेशा लगता रहा कि रजनी में अब पहले की सी ऊष्मा नहीं रही। सब कुछ बड़ा औपचारिक सा लगता। कोकिल जी भी अब पहले जैसे मस्तमौला नहीं रह गए थे। उनके ठहाके भी खोखले लगते थे। रजनी से मिलने के बाद एक अजीब सी उदासी मुझे घेर लेती। लगता कि वह बहुत बदल गई है। पर फिर अपने मन को समझाती, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। मैं ही क्या पहले वाली रह गई हूँ।
सच तो यह है कि हमें अपने बुढ़ापे का पता अपने हम उम्रों को देखकर ही लग पाता है। फिर भी मुझे अच्छा लगा कि रजनी रुक गई है। शायद इस माहौल में हम ज़्यादा खुलकर मिल सकेंगे। रजनी का बिस्तर मैंने अपने कमरे में ही लगवा लिया था। सोचा था रात भर जमकर गप्पे होंगी, पर बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। पिछले 8 दिनों में पहली बार मुझे ज़रा ढंग का बिस्तर मिला था। सब कुछ ठीक ठाक निपट जाने से मन पर कोई तनाव भी न था। थकान तो खैर थी ही, नींद आना स्वाभाविक ही था। रजनी भी बेसुध होकर सोती रही। मुझे तो मुंह अंधेरे उठना ही पड़ा। 2 मेहमान जीटी से जाने वाले थे, पर रजनी 9 बजे तक सोती रही। मैंने भी उसे नहीं जगाया, पर जब घर में चाय का चौथा राउंड शुरू हुआ तो मुझसे नहीं रहा गया। चाय लेकर उसके सिर पर ही जा खड़ी हुई। मैडम, बेड टी हाजिर है, अब उठिए भी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर मेरी ओर देखा, फिर एक भरपूर सी अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। मेरे हाथ से चाय का कप लेकर बोली, थैंक्स। पता है आज कितने दिनों बाद मैं इतना सोई हूँ। कितने अरसे के बाद मुझे किसी ने बिस्तर पर चाय दी है। इसलिए तो कह रही हूँ कि महीना 15 दिन रह जाओ, मैं रोज तुम्हें बिस्तर पर चाय दिया करूंगी। मेरा बस चले तो मैं यहाँ हमेशा के लिए रह जाऊं। सच, रोज की भागम भाग से एकदम थक गई हूँ। कभी कभी मन करता है नौकरी छोड़ दूं। तो छोड़ दो। तो छोड़ दो, उसने मेरा मुंह चिढ़ाया। नौकरी छोड़ दें तो खाएंगे क्या? उसके स्वर में एक अजीब सी वेदना थी। मैंने हौले से पूछा, कोकिल जी क्या सचमुच कुछ नहीं करते? करते क्यों नहीं, दिन भर कागज काले करते हैं, सिगरेट फूकते रहते हैं। मैंने उसके व्यंग को अनसुना करके कहा, आजकल तो सुना है कविताओं पर भी अच्छा पारिश्रमिक मिलता है। छपेंगी तभी तो मिलेगा, आधी तो लौट आती हैं। जो छपती हैं उनके पारिश्रमिक से तो टाइपिंग का खर्चा भी नहीं निकलता। डाक खर्च अलग। कवि सम्मेलनों में तो जाते होंगे? आजकल के कवि सम्मेलन सुने हैं कभी? वहां तो हास्यरस के कवियों की ही पूछ होती है, या फिर गलाबाज कवि रंग जमाते हैं। तुम्हें तो याद होगा ये कितना अच्छा गाते थे, पर सिगरेट पी पी कर गले का सत्यानाश कर लिया है। कहीं जाते भी हैं तो बुरी तरह हूट हो जाते हैं। बच्चों को तो इतनी शर्म आती है कि क्या बताऊं। सुनकर सचमुच बहुत बुरा लगा। वे स्वप्निल दिन याद आए जब हम रात रात भर जागकर कवि सम्मेलन सुनते थे। कोकिल जी तो उन दिनों धूम मचाए हुए थे, लड़कियां तो उनके पीछे दीवानी थीं, जिसमें रजनी तो मीराबाई ही बनी हुई थी। कितनी तपस्या से, कितनी मुश्किलों से उसने गिरिधर गोपाल को पाया था, पर उसका स्वप्न पुरुष आज उसके लिए खलनायक क्यों बन गया है? उसकी सतरंगी कल्पनाओं का महल खंडहर में क्यों बदल गया है? बुरा लगने की तो बात ही थी। रजनी मेरे यहाँ 3-4 दिन रही, पर ज्यादातर वह सोती ही रही। लगा कि पता नहीं कितने दिनों की नींद पूरी कर रही है। शेष समय हम लोग बैठे गप्पे मारते रहे। एक दिन अचानक बोली, तुमने तो मुझे पीहर का सा सुख और आराम दे दिया। मैं तो अब तक इस सुख से अनजान ही थी। आज पता चला कि बुढ़ापे में भी आंखों को पीहर याद आता है। उसकी बात केवल बात नहीं थी, व्यथा का एक पूरा दस्तावेज थी। मैंने तरल होकर पूछा, रजनी क्या अब भी वे लोग तुमसे नाराज हैं? मैं तो सोच रही थी कि इतने सालों में सुलह हो गई होगी। सुलह कहाँ से होनी थी? इतने दिनों तक जब अम्मा बाबूजी ही नहीं पसीजे तो उनके बाद तो सवाल ही नहीं उठता। भाइयों के पास अपनी गृहस्थी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। कोई बात नहीं, मैंने जैसे उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारा जब जब पीहर जाने का मन हुआ करे तुम मेरे यहाँ चली आना। हाँ, सो तो अब आना ही पड़ेगा, पर एक बात है, अब मैं तुम्हें अपने यहाँ कभी बुला नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत संकोच होगा। क्यों? मेरे यहाँ न ऐसा बंगला है, न गाड़ी है, न नौकर चाकर है। पागल हुई हो? यह सब क्या मेरा अपना है? वह सारा वैभव तो सरकारी नौकरी का प्रसाद है। जब तक नौकरी है ये ठाठ है। वैसे हमारी औकात तो तुम जानती हो। याद है हमने अपनी जिंदगी 1.5 कमरे के दड़बे से शुरू की थी। याद है उन दिनों मुझे तुम पर बड़ी दया आती थी। तुम्हारी शादी मुझे बड़ी ही अनरोमांटिक लगती थी। रोमांस को लेकर मेरी कल्पनाएं बड़ी ऊंची थीं।
अच्छा, मैं घर से एकाएक क्यों भाग गई थी जानती हो? कोकिल जी के लिए ही तो। हाँ, घर तो उन्हीं के लिए छोड़ा था, पर ऐसी हड़बड़ी में शादी करने का पहले से कोई इरादा नहीं था। पर उन दिनों मेरी एक जगह शादी की बात चल रही थी। शायद मेरे लक्षण देखकर बाबूजी ने मुझे जल्दी से विदा करने का फैसला कर लिया था। लड़का बैंक में क्लर्क था। उसी शाम वे लोग मेरी गोद भरने आ रहे थे। एकाएक मुझे जैसे इल्हाम हुआ कि मैं किसी क्लर्क की बीवी बनने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। मेरा जन्म तो महाकवि की पत्नी बनने के लिए हुआ है। इतनी सी बात मन में आई और मैं चल दी। पल भर को भी यह नहीं सोचा कि मेरे इस तरह एकाएक गायब हो जाने से अम्मा बाबूजी पर क्या बीतेगी, घर वालों की कैसी हंसी उड़ेगी। अब लगता है किसी तरह धर पकड़कर बाबूजी मुझे बैंक वाले के साथ ब्याह देते तो अच्छा होता। 2-4 दिन रो धो लेती, फिर सब ठीक हो जाता। कम से कम जिंदगी भर की फजीहत से तो बच जाती। छी रजनी, ऐसा नहीं कहते। मैंने उसे झिड़की दी। अतीत को लेकर इस तरह सोचोगी तो तुम अपने वर्तमान को भी दूभर बना लोगी। और यह तुम्हारा भ्रम है कि उस शादी से तुम सुखी हो जाती। आज तुम अपनी मर्जी की शादी करके मोह भंग का दुख झेल रही हो। बैंक वाले से शादी हो जाती तो जीवन भर प्रेम भंग की पीड़ा भोगती रहती। हर हाल में दुखी तुम्हारा पाथेय होता, क्योंकि शायद तुम यही लिखा कर लाई थी। रजनी फटी फटी आंखों से मुझे देखती रह गई। शायद मैं बहुत कड़वा सच बोल गई थी, जिसे गले में उतारना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था। दोस्तों, ये थी कहानी कड़वा सच। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।